नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत करते हैं हम तेलंगाना से। जी हाँ, तेलंगाना के साबिक़ा रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज घोष कमीशन से रुजू हुए हैं। घोष कमीशन रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इसलिए क़ायम किया है कि कलेश्वरम प्रोजेक्ट जो है उसमें बड़े पैमाने पर धांधलियों का इल्ज़ाम है। उन धांधलियों के इल्ज़ामात की जांच और तहक़ीक़ के लिए ये घोष कमीशन क़ायम किया गया है। वाज़ेह रहे कि एक रोज़ कबल जो है साबिक़ा इरिगेशन मिनिस्टर हरीश राव, जो माजी में फ़ाइनेंस मिनिस्टर भी थे, उन्होंने हाज़िरी दी है और अब जो सवालात घोष कमीशन के पास ज़ेर इल्तवा थे उस पर जवाब दिया है और 3 लोगों को इस खुसूस में नोटिस घोष कमीशन ने जारी की थी। एक वज़ीर आला, साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, दूसरा रियासती साबिक़ा वज़ीर हरीश राव और तीसरा जो है अब जो बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट है इटेला राजेंद्र, इन 3 लोगों को ये नोटिस जारी की गई थी। आज जो है साबिक़ा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव घोष कमीशन से रुजू हुए हैं। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जा साहब। ये देखिए, से पहले भी जो है आपको याद होगा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने के बाद चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी ने जो है कालेश्वरम का दौरा किया था और इल्ज़ाम लगाया था कि कालेश्वरम का जो प्रोजेक्ट है, लिफ्ट इरिगेशन कैनाल, और जो है ये जो भी मतलब एक ज़मीनों की सैराबी के नाम पे जो है केसीआर ने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट है और इसके लिए हज़ार करोड़ रुपए का जो है खर्चा किया गया था। तो बाद में मतलब ये कि कांग्रेस की सरकार ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इसमें बहुत धांधलियाँ की गई हैं। आपको भी याद होगा कि जब रेवंत रेड्डी वहाँ पे गए थे तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था कि जो है डैम के जो पिलर्स हैं उसमें उसमें क्रैक्स दरारें पड़ गई हैं। जी, दरारें पड़ गई हैं और इसमें नाकिस जो है सीमेंट मटेरियल 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 का इस्तेमाल इस्तेमाल किया किया गया गया था। है और इसमें बहुत बड़े पैमाने पे धांधलियाँ की गई हैं। तो बहरहाल जो है इसी सिलसिले में बाज़ाब्ता जो है एक कमीशन, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि घोष कमीशन के सामने जो है केटीआर भी, इससे पहले जो है केटीआर के ख़िलाफ़ भी नोटिस गई हैं, हरीश राव के ख़िलाफ़ भी नोटिस गई एक हैं। रोज कबल हरीश राव भी जी पेश हुए थे जी घोष कमीशन जी, से। आपको याद होगा कि हरीश राव ने घोष कमीशन के सामने जो है पेश होने से पहले केसीआर से, साबिका चीफ मिनिस्टर और जो है बीआरएस के सरबराह केसीआर से उनके फार्म हाउस में जो है तकरीबन 2 घंटे तक जो है तन्हाई में मुलाकात की थी और इस पे कल जो है। पेश होने के बाद जब वापस जी वेरावली जो फार्म हाउस है जहां जी पर फिलहाल साबिका रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुकीम है, जी वहां पर कल पेश होने के बाद भी जब वो वापस गए तो जाकर वो जो भी तफसीलात थी वहां की शायद जी उन्होंने केसीआर को बताए होंगे। जी दरअसल जब तब्दीली आई रियासत में हुकूमत की, तो उससे कबल ही ये जो इलेक्शन कैंपेन था, ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी 2-3 प्रोजेक्ट्स जो हैं तेलंगाना में जो पिछले 10 साल में पेश हुए हैं, जिन्हें तामीर किया गया है केसीआर की निगरानी में बहैसियत चीफ मिनिस्टर, तो उन तमाम में नाकिस मटेरियल का और मेयार उसका बरकरार नहीं रखने का इल्ज़ाम कांग्रेस ने लगाया था और ये ऐलान था इंतखाबी मंशूर, बोल सकते हैं इंतखाबी ऐलान जी, उसको बोल सकते हैं इंतखाबी हम। ऐलान बिल्कुल। इंतखाबी ऐलान हम उसको बोल सकते हैं कि हम जब इख्तियार में आएंगे तो इन प्रोजेक्ट पर हम जांच कराएंगे। जी तो उसी बिल्कुल। जांच के हिस्से के तौर पर ख़ास तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जिसको बड़े पैमाने पर पेश किया गया था, जैसा कि आपने कहा केसीआर बारहा इसको बोल रहे थे, हरीश राव और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो है केटीआर जो है, माफिया। और फिर कविताएं जो जो बीआरएस पार्टी के जो बड़े कायदीन हैं वो मुसलसिल ये इसको एक हिंदुस्तान का बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल करने के लिए उतना बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पर उसको पेश कर रहे थे। जी बिल्कुल। और इल्ज़ामात भी लगे, कांग्रेस ने इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन वो इल्ज़ामात को अमली जामा पहनाने के लिए जी घोष कमीशन कायम किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का ये भी इल्ज़ाम है, एक तो ये इल्ज़ाम है कि इस प्रोजेक्ट में धांधलियाँ की गई हैं, उसके साथ साथ कांग्रेस का ये भी इल्ज़ाम है कि
लिफ्ट इरिगेशन जो मतलब ये जो प्रोजेक्ट है सिंचाई जो कालेश्वरम पानी का, की होती है तो उनका ये कहना है कि पानी को लिफ्ट करने के लिए जितनी बिजली खर्च होती है उससे 25 मतलब एक के जितना सरफा आ रहा है उससे सिर्फ 25 जो है फीसद का जो है हमको फ़ायदा हासिल हो रहा है। मतलब एक के हमको जितना हम जो है ज़राअत पे खर्च होता है ज़राअत पे, उतना भी जो है हम फ़ायदा हासिल नहीं कर पा रहे। जी मतलब ये कि अगर हम 100 रुपये ज़राअत पे लगाते हैं तो पानी लिफ्ट करके वहाँ किसानों को देने के लिए या लिफ्ट करने के लिए 400 रुपये हमको खर्च करने पड़ रहे हैं। जी तो इतना मतलब उन्होंने कहा कि इतना फेल प्रोजेक्ट है, जी इतना बड़ा दुनिया का प्रोजेक्ट आपने जो है करार दिया है और इतना मतलब एक नाकाम प्रोजेक्ट है। और कांग्रेस का ये कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना के बजाय महाराष्ट्र में इसको जो है किया गया होता तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 3 रियासतें सैराब होती जी और हम जो पैसा लगाते उसका हमको दुगना मुनाफा मिलता। जी तो ये कांग्रेस का जवाब है और इसी जवाब की बुनियाद पे जो है घोष कमीशन कायम किया गया था और ये कहा गया था कि एक तो इस प्रोजेक्ट में धांधलियाँ हुई हैं, दूसरे इस प्रोजेक्ट से हमको नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये जो है एक बड़ा इल्ज़ाम है केसीआर पे। और जो है हरीश राव चूँकि फाइनेंस मिनिस्टर थे उस ज़माने में, फाइनेंस से हरीश इरिगेशन राव मिनिस्टर जी थे, उन्हीं की क़यादत में, जी जब वो इरिगेशन मिनिस्टर थे उन्हीं की क़यादत में ये जो प्रोजेक्ट है कालेश्वरम प्रोजेक्ट, उसकी इब्तिदा हुई थी। जी फिर जब उसका इनाग्रेशन करने की बारी आई तो बीआरएस पार्टी की दूसरी मियाद थी, हरीश राव को इरिगेशन वजारत से हटा दिया गया था। जी उस वक्त ये भी गुफ्तगू भी हुई, अब इस बात पर बहस भी हुई, नाराज़गी एक इजहार भी हुए हरीश राव के फॉलोअर्स की जानिब से, और ये कहा जा रहा था कि हरीश राव को साइडलाइन करने के लिए ये प्रोजेक्ट से मतलब इस प्रोजेक्ट से उन्हें हटाया हटाने गया के लिए जी उन्हें वजीर फाइनेंस बनाया गया है। तो ये जी तमाम चीज़ें पार्टी का और वो चीफ मिनिस्टर का दाखिली मामला था। मगर जिस तरीके के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं, अगर ये इल्ज़ामात साबित होते हैं, घोष कमीशन जब कभी अपनी रिपोर्ट, क्योंकि घोष कमीशन को ये ऑर्डर हुकूमत की जानिब से मिला है कि वो जल्द से जल्द उनकी मियाद जो तकमील होने वाली है, वो मियाद की तकमील से पहले इसको, क्योंकि तौसी की गई कुछ वक्फे के लिए घोष कमीशन के चेयरमैन जो है उनकी जी मियाद में तौसी की गई थी। जी बिल्कुल तो ये जल्द से जल्द इसको मंजर मतलब तकमील करें और जी रिपोर्ट पेश करें। जब बिल्कुल रिपोर्ट पेश हो जाएगी और ये खाती पाए जाएंगे और इसमें यकीनन कोई धांधलियां साबित होंगी, बदउनवानियां साबित होंगी और स्कैम के तौर पर ये जब मंजर आम पर आएगा तो तब क्या होगा सज्जा साहब? देखिए, साफ तौर पे कांग्रेस तो साफ तौर पे कह रही है कि जो है आप केसीआर को अपना मकाम जेल में देख लेना चाहिए। ये इस तरह की जो है कांग्रेस ने कहा कि आप बहुत जो है अपने फार्म हाउस में बहुत ज़्यादा अपने वक्त गुजार लिया है, आप तो वैसे भी जो है घर में रहते नहीं हैं, आप फार्म हाउस में रहते हैं। ये मतलब एक है कांग्रेस के लीडरों के बयानात। ये घोष कमीशन में पेश होने से पहले की बात मैं कह रहा हूँ। 1-2 महीने पहले से जो है कांग्रेस के कायदीन के ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी जो है वो सख्त जो है केसीआर को तनकीद का निशाना बना रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कालेश्वरम का जो स्कैम है, अगर वो स्कैम साबित हो जाता है, ये उन्होंने कहा कि इतना बड़ा स्कैम है कि जो है दुनिया दंग रह जाएगी जब उनको पता चलेगा कि कितना बड़ा जो है स्कैम है। और ये साबित हो जाता है तो फिर केसीआर को जो है जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। तो बहरहाल देखिए, पहले तो घोष कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, फिर उसके बाद इल्ज़ामात वज़े किए जाएंगे, फिर उसके बाद जो है कार्रवाइयाँ आगे बढ़ेंगी, उसके बाद क्या अदालती जो है कशाकश है, सब कुछ है। तो बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि मामला आगे जाके कैसे जो है निमटता है, कैसे। देखिए, जब हाई लेवल पे इस तरह के काम होते हैं तो सियासी जो है साजबाज भी होती है, डीलिंगें भी होती हैं बहुत जी सारी। जी, तो हम अभी पर्दे के पीछे बहुत पर्दे सारे के मनाजिर बहुत तय होते सारे हैं। तय जी होते हैं। तो जेल जाने के लिए, न जाने के लिए बहुत सारी डीलिंगें भी होंगी। क्या डीलिंगें होंगी ये तो जो है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक बड़ा स्कैम हुआ है और घोष कमीशन तो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और जो है चलता बनेगा। जी लेकिन आगे केसीआर साहब जेल जाने से अपने आप को बचाने के लिए
किस तरीके के हिकमत अमली अपनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखेंगे। लेकिन जी मुसलसिल हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से, सोशल मीडिया के हवाले से जब कभी इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मामले में बात आती है तो जी केटीआर का बयान, हम कल केटीआर ने एक स्टेटमेंट दिया था, ये तमाम चीज़ें जो है ये फ़र्ज़ी है और मतलब इसे सिर्फ़ और सिर्फ बदनाम करने की और फंसाने की कोशिश का हिस्से के तौर पर केटीआर ने उसको कहा था। हरीश राव ने भी ये कहा था, जबकि कविता का एक स्टेटमेंट आया था कुछ दिन पहले कबल कि केसीआर योद्धा है, वो एक टाइगर है, वो जी लड़ना जानते हैं, वो मैदान छोड़कर भागना नहीं जानते। तो अब आने वाले दिनों में ये जवाब मतलब इल्ज़ामात, जवाब उसके जवाबात, फिर जवाबी इल्ज़ामात, जो भी है, जो भी पस मंज़र है, वो आने वाले दिनों में खुलकर सामने आएगा। एक तरफ रियासत में इस तरीके के मामलात हो रहे हैं, अपोजिशन के जो कायदीन हैं उनके साबिक़ा प्रोजेक्टों पर बदउनवानियों के इल्ज़ामात के तहत उन्हें कमीशनों के सामने पेश होना पड़ रहा है, नोटिसें जा रही हैं। दूसरी तरफ रियासत का ख़ास तौर पर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके जो हैं वो फ़िरक़ा परस्ती की पकड़ में मजबूती से आते जा रहे हैं। सज्जाद साहब, ये यकीनन। एक फ़िरक़ा परस्ती को रोकने में शहर की पुलिस क्यों नाकाम हो रही है, क्यों खामोश बैठी हुई है, क्यों इस तरीके के वाक़यात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये समझ से बाहर है। क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी होती है लाइन ऑर्डर पे कंट्रोल करना और किसी भी किस्म के नागहानी और इस तरीके के फ़िरक़े वाराना वाक़यात को रोकने की जिम्मेदारी होती है। शेखपेट में एक वाक़या पेश आया सज्जाद साहब, एक नौजवान जी पर हमला किया गया, उसको ज़बरदस्ती उससे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उसे मजबूर किया एक नौजवान को। हालांकि इस तरीके के वाक़यात हमने कभी माजी में हैदराबाद में नहीं देखे। इस जी तरीके के वाक़यात अगर हमें सुनने में आते हैं तो कभी उत्तर प्रदेश से सुनने में आते हैं, कभी जी हरियाणा से, और कभी महाराष्ट्र से, या फिर कभी गुजरात से, जी कभी मध्य यकीनन प्रदेश से। यकीनन। देखिए, एक बात तो है, एक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब से कांग्रेस हुकूमत रियासत में आई है, रेवंत रेड्डी जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, और रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके से माजी में भी और आज भी खुलेआम जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मेरी स्कूलिंग जो है बीजेपी में हुई है या आरएसएस से मेरी स्कूलिंग हुई है, मैं एबीवीपी का जो है मतलब एक अहम रुकन रहा हूँ, उस वक्त से ही हम देख रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब इलेक्शंस हुए, जब हमने देखा कि एमपी के इलेक्शन होते हैं तो 8 सीट अचानक बीजेपी को मिल जाते हैं, 2 सीटों से 8 सीट पे जो है जंप कर जाती है बीजेपी। एमएलए के इलेक्शन होते हैं तो बीजेपी को 8 सीटें मिल जाती हैं। तो ये जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पे अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, यकीनन ये बात तशवीशनाक है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब बीजेपी की जो है क़यादत यहाँ पे जो है कायम हो जाती है तो फिर वो लोगों में, नई नस्ल में जो है, नई नस्ल के जहनों में जहर भरने का काम जो है शुरू कर देती है। तो यही अब हम देख रहे हैं कि नई नस्ल में जहर भरने का काम बड़े ही मुनज़्ज़म अंदाज में जो है किया जा रहा है, जिसका नतीजा है जो है इस तरीके से नौजवानों पे हमला और जो है मारपीट, जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया जाना। आपको तो याद होगा 2 दिन पहले ही बकरीद गुजरी है, जी तो बकरीद के दूसरे दिन किस तरीके से जी, शरपसंदों ने, उसके ऊपर हमारे किशन बात भी हुई इत्तेफाक जी से, जिस दिन रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेरी इब्तदाई तालीम जी बीजेपी में हुई है, बीजेपी में बीबीपी हुई में है हुई, आरएसएस में हुई है, मेरा कॉलेज जो है तेलुगु देशम रहा जी और अब सीईओ कांग्रेस के पास हो। जिस दिन उन्होंने दिन में ये बात कही, शाम में ये वाक़यात शहर के 3 कोनों में, किशनबाग और फिर मैलारदेवपल्ली जो इलाका है अतापुर का जलपल्ली का, इलाका, वहाँ पर, जी और तीसरा मुशराबाद में, जी यहाँ पर 3 वाक़यात हुए। जैसा कि आपने कहा 8 सीट बीजेपी तेलंगाना में जीती है। जी यकीनन सज्जाद साहब ये काबिल तशवीश बात है। जी एक रोज़ कबल मैं एक प्रोग्राम इवेंट कवर करने गया था, अब तो वहाँ पर कुछ एनजीओस थे, सिविल सोसाइटी के लोग जी थे, और उसमें एक शहर के एक नामवर शख्सियत जो है, मैं नाम ऑन स्क्रीन लेना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो उसके अखबारात में भी खबरें शाये हुई, सियासत टीवी की न्यूज़ में भी, प्राइम टाइम में भी कल बताया गया। जी उन्होंने ये बात कही ऑन रिकॉर्ड और पूरे मीडिया वालों ने वो कवर किया कि रेवंत रेड्डी ने तश्तरी में रखकर 4 सीट जो है बीजेपी को दिए हैं।
जी बीजेपी रेवंत रेड्डी की यह हिकमत अमली थी कि बीजेपी के लिए 4 सीट जायद जीतने का रास्ता उन्होंने हमवार किया और तश्तरी में रखकर उन्होंने 4 सीट बीजेपी को दिए हैं। तो इस तरीके के अगर सिविल सोसाइटी वाले इस तरीके की बातें कर रहे हैं जी तो फिर सोचने की बात है, गौर व फिक्र की बात है। यकीनन यकीनन क्योंकि एक 10 साल का अरसा 2014 में जब तेलंगाना बना, जी उससे कबल यूपीए गवर्नमेंट थी और तेलंगाना की तश्कील में मुसलसिल जिद्दोजहद के बावजूद भी सूरत हाल तेलंगाना की बनती हुई नजर नहीं आ रही थी। जी उसके बावजूद भी सोनिया गांधी, जी हालांकि आंध्रा की लॉबी ने बहुत सी कोशिशें की, सोनिया गांधी को बावर कराने की भी कोशिश की, मगर वो बावर नहीं हुई। उन्होंने फैसला किया था कि तेलंगाना बनना है। यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने दूसरी तमाम सियासी जमातों को यूपीए की हिमायत में लिया, हिमायत में लेकर तेलंगाना की राह हमवार की बनने की। जी तो बिल्कुल जब तेलंगाना बना, जी लेकिन अब ये उस पर सितम जरीफी बोलिए या फिर कांग्रेस का एक बुरा वक्त चल रहा था उस वक्त, ये बोलिया जी कि 2014 में जब इंतखाबात हुए, आम इंतखाबात, असेंबली और पार्लियामेंट इंतखाबात एक साथ हुए, मरकज में भी कांग्रेस इख्तिदार से बेदखल हुई और रियासत में भी जो है जो तेलंगाना बनाया था यूपीए की देन थी, उसका कोई फायदा कांग्रेस नहीं को हुआ, नहीं हुआ। कांग्रेस नहीं हुआ, बिल्कुल 2014 में बीआरएस बड़ी भारी अक्सरियत से यहाँ पर बीआरएस ने कामयाबी हासिल की। जी उस 10 साल का अरसा गुजरने के बाद कांग्रेस दोबारा बरसरे इख्तिदार आई है। जी देखिए, कांग्रेस के दोबारा बरसरे इख्तिदार तेलंगाना में आने की वजह दो है सज्जाद साहब। जी एक, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो, जी दूसरा तेलंगाना के मुसलमानों का बगैर किसी सोच के, बगैर किसी गौर और फिक्र के वो कांग्रेस का साथ देना। जी और बिल्कुल गैर मतलब कोई शर्त, बिना बगैर किसी शर्त अगर के, किसी शर्त गैर मशरूत जो है तायीद कांग्रेस की मुसलमानों ने तेलंगाना की। तो उस मुसलमान का वन साइड जो उड़ गया, उसी के नतीजे में जो है आज तो ये कांग्रेस दो पावर रीजन में है, है। भारत हाँ जोड़ो यात्रा और जी मुसलमानों का साथ, गैर मशरूत साथ कांग्रेस के साथ जी जो था वो था। लेकिन हम देख रहे हैं कि 2 साल का पूरा मुकम्मल वक्फा नहीं जी गुजरा, 1.5 साल हुए हैं। जी 1.5 साल में इस तरीके के अगर हालात जी बन रहे हैं तेलंगाना में, तो बिल्कुल ये बहुत यकीनन। डेंजरस है और ये बहुत काबिल तशवीश बात है। देखिए, इससे हालात बहुत संगीन होने के जो है अंदेशे पैदा होते हैं। देखिए, इनकी इतनी जो है हिम्मत हो गई है कि ये जो है हैदराबाद के इलाकों में जो है नौजवानों को रोक के उनसे जय श्री राम का नारा लगाने की जो है मारपीट कर रहे हैं, हमला मारपीट कर कर रहे रहे हैं, हैं। मजबूर कर रहे हैं। तो यकीनन ये बहुत तशवीश की बात है। देखिए, हालिया दिनों में जिस तरीके से हैदराबाद के नेवा के इलाकों में जो है घरों पे हमले किए गए थे, आपको भी याद जी होगा, और जिस तरीके से जो है हालात बनाए गए थे, हम अजला में देख रहे हैं कि अजला के लोग तो बहुत तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि बीजेपी बहुत तेज़ी से जो है सराहियत करती जा रही है। गांव-गांव में जो है बीजेपी अपना काम कर रही है, लोगों की जहनसाजी का काम कर रही है। तो इतने मतलब हालात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं कि शहर हैदराबाद में भी अगर इस तरह की जो है सूरत हाल पैदा होगी, अगर इस तरह से नौजवानों का चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, तो ये बहुत ही जो है तशवीश की बात है। अगर अब इनको आने शिकंजे से नहीं पकड़ा जाएगा, अगर अब इनको करार वाकई सज़ा नहीं दी जाएगी, जिस तरीके से गाड़ियाँ जलाई गई हैं, डीसीएम 2 वैनें जो है जी जो है हड्डियाँ लेके जा रही थी, उनको किस तरीके से जलाया गया, और फिर हम देख रहे हैं कि कैसे यहाँ माहौल बनाया जा रहा है गौरक्षा के नाम पे या फिर किसी भी वजह ये से। गौरक्षा के नाम पे ही जी नहीं, देखिए अब जैनूर का वाकया है, जी लव जहाद का वहां पर इल्जाम लगाया गया जी और जिस तरीके से तशद्दुद बर्पा किया गया वहां जी पे, मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाया घरों पे गया, हमले किए घरों गए पे थे, हमले किए, दुकानों को जला दिया गया। गाड़ियां जलाई गई जी वहाँ। जी देखिए सज्जाद साहब, एक जी चीज काबिले गौर है यहाँ पर, जो फॉर्मेट वो रियासतों में जहां पर बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, जी वहां पर ये राइट विंग की जो दाएं बाजू की जो तंजीमें हैं, जी वो जो फॉर्मेट इस्तेमाल करती हैं, उसी फॉर्मेट का इस्तेमाल तेलंगाना में मुसलसिल हो रहा है। अगर हुकूमत इन चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, अगर किसी वजह से हुकूमत नज़रअंदाज कर रही है, तो कांग्रेस को तेलंगाना में फिर दोबारा इख्तिदार में आने के लिए सोचना पड़ेगा। यकीनन यकीनन। देखिए, बीजेपी अगर आ जाती है, यहाँ बार बार कहा गया है कि अगर बीजेपी पावर में आ गई तो फिर जो है रेवंत रेड्डी बीजेपी की नौकरी करने लगेंगे क्या? सवाल ये है। आपको कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर बनाया है, आप अगर
आपको कांग्रेस ने रियासत में अपने सीनियर क़यादत को नज़रअंदाज करके आपको प्रमोट किया गया, आपको पहले सदर प्रदेश कांग्रेस बनाया गया और आज चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो आज आप चीफ मिनिस्टर की सीट पे बैठ के कहते हैं कि मेरी स्कूलिंग बीजेपी में हुई है, तो ये बहुत तशवीश की बात है। और बीजेपी किसी की नहीं होने वाली। जी। बीजेपी अगर यहाँ इक़्तिदार में आती है तो फिर रेवंत रेड्डी का क्या हाल होगा कोई नहीं जानता। जी। रेवंत रेड्डी को तो बीजेपी आने भी नहीं देगी, स्टेज पे भी आने नहीं देगी, अगर ये इस गलतफहमी का शिकार है कि मैं बीजेपी की हालांकि वो सपोर्ट खुद करूंगा। नोट बराए वोट जी मामले में जी एवन एक्यूज है, जी वो बिल्कुल मुलजिम है नोट बराए वोट जी के मामले में, उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। तो ये तमाम चीजें जो है, जी अगर कांग्रेस इख्तिदार से बेदखल होती है या बीजेपी यहाँ पर इख्तिदार जी में आ जाती है, तो फिर कांग्रेस और बीआरएस दोनों के लिए जो है खतरे की घंटी है, सियासी खतरे की घंटी है उनके लिए। यकीनन तेलंगाना में फिलहाल जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है, जिस किस्म के हालात रोनुमा हो रहे हैं, जी जिस तरीके के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उन तमाम वाक़यात की रोकथाम के लिए मौसूर इक़दामात की ज़रूरत है। भाईचारा, अगर देखिए सीधी बात है, जो लोग ये शरपसंदी कर रहे हैं उनको आप कानून के शिकंजे में लाओ, सख्त किसी सजाएं भी दो। कम्युनिटी से, किसी भी बिल्कुल मजहब से उनका बिल्कुल ताल्लुक हो, खा वो बिल्कुल मुसलमान हो, गैर जी मुस्लिम हो, जो भी हो, जो भी हो अगर शरपसंदी कर रहे जी हैं, इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, रियासत के माहौल को परागंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, फिरके वाराना बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और मजबूत शिकंजे में उन्हें कसना चाहिए। बिल्कुल। अगर ये नहीं किया गया तो फिर यूपी और तेलंगाना में फ़र्क क्या रह जाएगा। जी यूपी में शरपसंदी क्यों हो रही है, क्योंकि पुलिस जो है उनकी सरपरस्ती कर जी रही है। यूपी में शरपसंदी क्यों हो रही है, क्योंकि पुलिस जो है शरपसंदों को गिरफ्तार नहीं करती है, उल्टे दूसरे जो मजलूम हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, जो जालिम है उनको छोड़ दिया जाता है। तो हमेशा से ये देखा गया है कि अगर मुजरिम को, जालिम को, कातिल को पुलिस जो है ऐसे ही छोड़ती रहेगी तो फिर उसके हौसले बुलंद होंगे, उसका डर खत्म हो जाएगा कानून के ताल्लुक से उसका। सरपरस्ती से, हुकूमत की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, या फिर जी राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, यहाँ पर हुकूमत की सरपरस्ती में राइट विंग के जितने भी गुंडागर्दी है, जी भगवाधारी गुंडागर्दी जितनी भी है, वो हुकूमत की सरपरस्ती ही में होती है। बिल्कुल कि इसलिए हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि शिकायत करने के बावजूद भी उन लोगों के खिलाफ जो खाती है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना, ये इस बात की गवाही है, दलील है कि हुकूमत की सरपरस्ती उन्हें हासिल है। तेलंगाना में भी अगर इसी तरह के वाक़यात होते रहेंगे तो फिर हालात आने वाले दिनों में बहुत बिल्कुल अलग रुख ले लेंगे, और जो रियासत का जो भाईचारा है, कम्यूनल हारमोनी है, वो मुतासिर, शदीद तौर पर मुतासिर होने का खबी खदशा है। आहिस्ता आहिस्ता वो मुतासिर हो रही है, फिरके वाराना हम आहंगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर हो रही है। जहर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सरहद कर रहा है, फैल रहा है। उसको रोकने की, उसके खिलाफ कार्रवाई करने की, उसके खिलाफ जो है कोई ना कोई जो जहर है, नफरत का जो जहर है, फिरका परस्ती का जो जहर है, ये वायरस है, ये वायरस को रोकने की सख्त ज़रूरत है। वायरस से जो बात हुई सज्जाद साहब के, कोविड के जो मामला थे वो तेलंगाना में 10 हो गए हैं। फाल जो मामला थे कोविड के, वो 10 मामला दर्ज हुए हैं यहाँ पर। अभी तक कोई जो मौत है कोविड की वजह से दर्ज नहीं हुई है। रियासत तेलंगाना अब तक बचा हुआ था, दिल्ली वगैरह में, शुमाली हिंद की रियासतों में, गुजरात में ये मामला इजाफा हो रहे थे, बढ़ रहे थे, मगर तेलंगाना में अब तक कुछ नहीं था। मगर आज की जो खबर है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 10 जो है कोविड के केसेस दर्ज हुए हैं, कोई मौत की खबर नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए गुज़िश्ता रोज़ एक खबर आई थी कि दिल्ली में 4000 से 6000 हो गई है तादाद, अचानक से उछाल आया। 2000 जो है कोरोना के मरीज़ बढ़े हैं, ये खबर आई थी, ये तशवीशनाक खबर थी। अब तेलंगाना में जो है 10 एक्टिव केसेस का जो है पाया जाना यकीनन ये तशवीश की बात है। हैरतनाक बात यह है कि आगे क्या सिचुएशन आने वाली है कोई नहीं जानता। देखिए हुकूमतें अब कोरोना को इसलिए नज़रअंदाज कर रही हैं कि माहिरीन ने कहा है कि अभी जो कोरोना के जो लहर है इसमें जो है जो कोरोना के जरासीम हैं वो जानलेवा नहीं है, मुहल्लिक नहीं है, वो माइल्ड जो है इसके असरात होते हैं। इस तरह का बयान दे के माहिरीन ने
अभी हुकूमत की तवज्जो अपनी जानिब जो मतलब हुकूमत को इस पे सीरियसली जो है एक्शन जी। लेने से जो है हुकूमत अगर क्यों सीरियस एक्शन नहीं ले रही है तो इसकी वजह यही है कि माहिरीन कह रहे हैं कि जानलेवा नहीं है, लेकिन हम किसी भी वबा को मामूली समझ के नज़रअंदाज जी, नहीं कभी कर भी वो सकते। खतरनाक साबित हो सकती है। इसमें अगर अब कंट्रोल किया जाएगा, अगर अब सख्त इक़दाम किए जाएंगे, पहला कदम तो ये होना चाहिए कि हुकूमत को लोगों पे मास्क लाजमी कर दे। हुकूमत कहे कि जैसा कि कोरोना में आपको याद होगा 2019 में जी। जिस तरीके से मास्क का पाबंद कर दिया था, कम अज़ कम मास्क का पाबंद कर दिया और भीड़ में जाने से जो है लोगों को रोक दिया। अगर हुकूमत कम से कम ये दो इकदाम हुकूमत करे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आने वाले दिनों में अगर ये वबा बेकाबू होगी तो फिर 19 जैसे हालात आ सकते हैं, खुदा ना खास्ता। 19 जैसे हालात भी आ जी सकते हैं और फिर लोगों को जो जिन किस्म की दुश्वारियों का सामना 2019 में करना पड़ा था, जी वो बड़े हवलनाक थे। हमने जी देखा, हमने कवर भी किया वो जी तमाम हालात को, लॉकडाउन को हमने कवर किया। एक आखिरी ख़बर पे हम बात कर लेंगे, ज़रूरी है, उत्तर प्रदेश से ही है। उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाएंगे। महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी उस जी पर दोबारा फिर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साबिक के सरबराह और रियासत उत्तर प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया कि जो हक़ाइक़ है उस पर योगी गवर्नमेंट जो है वो पर्दा डाल रही है। अमवात की तादाद 37 बताई जा रही है, जो हकीकत में 37 नहीं है बल्कि 82 है। ये जी कहना है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव हुकूमत से बारहा मुतालबा कर रहे हैं, और उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाया था और रियासत उत्तर प्रदेश में भी वो मुसलसिल इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो हकीकत है उसको मंजर आम पर लाए, आवाम के सामने पेश करें। जी बिल्कुल। देखिए, बहुत का गुज़िश्ता रोज़ से मैं देख रहा हूँ कि जारहाना हो गया है रवैया अखिलेश यादव का हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं मोदी या योगी के, मोदी के 11 साल, योगी के 9 साल। योगी हुकूमत के यूपी में 9 साल हो गए हैं, मोदी हुकूमत के 11 साल हो गए हैं। तो 11 सालों और 9 सालों का गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो प्रोपेगेंडा यूपी में किया जा रहा है, उसके जवाब में अखिलेश यादव ने जारहाना रुख इख्तियार किया है और अखिलेश यादव ने कहा है कि 9 सालों में यूपी की जो हालत बना रखी है वो जो है बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए काफ़ी है। तो यकीनन उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पे अब उन्होंने महाकुंभ स्टैम्पीड का जो है मसला उठाया है और इसमें जो है अमवात की 37 के बजाय 82। देखिए, बात यहाँ 37 या 82 की नहीं है। आइनी शाहिदीन तो ये कहते हैं कि जो है वहाँ पे लाशों के अंबार लगे थे। आइनी हज़ारों शाहिदीन में आइनी शाहिदीन यहाँ तक कहते हैं कि एक बुलडोज़र के ज़रिए लाशों को नदी में फेंका गया। नदी का किनारा कुंभ जी। मेला तो नदी का, गंगा जमुना की जो घाट है, गंगा जमुना सरयू का जो मतलब एक ही जो जो वहाँ पे मिलन होता है 3 नदियों का, उस 3 नदियों के घाट पे लोग जो है मतलब वहाँ पे जो है डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। तो उन लोगों का तो ये कहना है कि लोग मरते थे, लाशें जो है नदी में फेंक दी जाती थी। तो ये बड़ी तशवीश की बात है। यकीनन तशवीश जी की बात है। हक़ाइक़ पर पर्दा डालने का जी मुसलसिल अखिलेश यादव और दूसरी सियासी जमातें भी, कांग्रेस के जो वहाँ के सरबराह हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी अखिलेश यादव के हम साथ मिलकर ये इल्ज़ाम लगाया है। यकीनन अगर कुछ सच्चाई है तो वो आज नहीं तो कल वो सामने आएगी और फिर तो वो तमाम चीज़ों पर तहक़ीक़ात होगी। जिस तरह कालेश्वरम के हवाले से हमने आज की गुफ्तगू का आगाज़ किया, उस पर तहक़ीक़ात हो रही है, तो इसी तरीके से आने वाले दिनों में महाकुंभ जो भगदड़ थी उस पर भी तहक़ीक़ात मुतवक्का है। तो नाज़रीन, अब वक्त हो चला है सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़।